लिखावट संस्था के इस कार्यक्रम में सभी आमंत्रित कवियों का स्वागत है और प्रतिभागी के रूप में आज वरिष्ठ साहित्यकार मुंबई के हृदयेश मयंक जी भी शामिल हैं। आपका स्वागत है। सुनील ओवाल जी भी आए हैं। स्वागत है सुनील जी आपका। जैसा कि आप जानते हैं, लिखावट संस्था के बैनर तले कविता मुंबई एक सीरीज का आयोजन हो रहा है। 10 कड़ियां इसकी हो चुकी हैं, ये 11वीं कड़ी है। आज की इस काव्य गोष्ठी में जो कवि शामिल हैं, आदरणीय श्री अनिल मिश्र जी, आदरणीय सुश्री अलका शरर जी और आदरणीय सुश्री पूनम पटवा जी। आप तीनों का एक बार और स्वागत। मैं थोड़ा लिखावट संस्था का परिचय दे दूं संक्षेप में, हालांकि सब जानते ही हैं। यह संस्था दिल्ली में स्थापित हुई करीब 35 साल पहले और रघुवीर सहाय जी, मंगलेश डबराल जी और मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने इसकी शुरुआत की। लगातार गतिविधियां तब से हो रही हैं। फिलहाल कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुए जो कि चल रहे हैं। उद्देश्य इसके पीछे ये था, एक संवाद लगातार बना रहे कवियों का आपस में और पाठकों के साथ, और बखूबी ये काम मिथिलेश जी के उत्साह और समर्पण से संभव हो पा रहा है। मिथिलेश जी समकालीन कविता के सुपरिचित कवि हैं, कला और रंगमंच के समीक्षक हैं, स्तंभकार हैं और फिलहाल सफलतापूर्वक लिखावट संस्था का संचालन कर रहे हैं। मैं मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूं प्रारंभिक एक संक्षिप्त वक्तव्य के लिए। मिथिलेश जी प्लीज। हाँ, शुक्रिया प्रशांत। संक्षिप्त वक्तव्य। कविता के लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर मैं देना चाहूंगा। लिखावट ऐसी संस्थाओं में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एक इंस्टीट्यूशन यह भी है, क्योंकि तमाम लोग समकालीन कविता को लेकर सक्रिय हैं और तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं और हो रहा है। तो उसमें इस लिखावट के महत्व को अलग से रेखांकित करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लिखावट ने अपना स्वरूप जो बनाया है वो नॉन एलिटिज्म को प्रमोट करने के लिए, जहां कविताएं हैं लेकिन हम उन कवियों और कविताओं तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये कभी भी ड्रम बीटिंग नहीं करते हैं कि लो जी मैंने तो ये कविता लिख ली, अब आप ले जाओ, पढ़ो, समझो। तो ये ड्रम बीटिंग भी लिखावट न उनके लिए करता है, न उन कवियों को ड्रम बीटिंग की जरूरत है। मेरा मानना है कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमने कई कविताएं अपनी डायरियों में लिख के उन डायरियों को भूल गए। असल कविताएं उन डायरियों में होंगी। जो बाद में लोगों ने लिखना छोड़ दिया, अपने काम में लग गए, अगर उनकी डायरियों से कविताएं निकाली जाएं तो अद्भुत कविताएं मिलेंगी। तो वह भी एक बड़ा काम है जिस पर आम आदमी की कविता समझकर उस पर काम होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लोगों को भी खोजते हैं कि भाई आपने कभी डायरी लिखी तो अपनी कुछ कविताएं आइए हमारे साथ साझा करिए, पढ़िए। ऐसा भी लोग करते हैं। तो ये 40 वर्षों की लिखावट की यात्रा बहुत ही खुशनुमा और प्रोडक्टिव, क्रिएटिव
रही है, जिसमें आपने अभी नाम लिया रघुवीर सहाय की बहुत बड़ी भूमिका रही लिखावट की स्थापना में। वो जब तक जीवित रहे तब तक वो लिखावट की गोष्ठियों में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उनको संवाद बहुत अहम लगता था। वो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, लोकतंत्र में विश्वास करते थे, समाजवाद में विश्वास करते थे, और उनकी कविताएं हम सब ने पढ़ी हैं। उसी तरह से मंगलेश डबराल उस समय कवि के रूप में बन रहे थे, और उस प्रक्रिया में उन्होंने लिखावट की स्थापना को समर्थन दिया, और बहुत सारी गोष्ठियां दिल्ली में हुई। और मैं बिल्कुल युवा था जब इसकी स्थापना हुई, और तब से हम लोग एक संवाद कायम करने की होती है। लेकिन इसमें बहुत सारे संवाद नहीं हो पाते हैं। जैसे अनिल मिश्र दिल्ली में भी रहे हैं, तो उनसे कोई संवाद नहीं हो पाया। तो कहते हैं ना, जब जो होता है तभी होता है। तो आज यहाँ संवाद हो रहा है ऑनलाइन। तो इसी तरह से बॉम्बे के कई साथी जिनसे हम मिले नहीं, कुछ की कविताएं यहाँ वहाँ देखी हैं, उनसे भी मिलना हुआ, और सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए और चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात, ये संवाद जो है अहम है, और यह संवाद बना रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रशांत जैन से अनुरोध करूंगा कि वो इस गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। म्यूट। शुक्रिया मिथिलेश जी। अब कविता पाठ का हम क्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुश्री पूनम पटवा जी को। आप मुंबई में काफी वर्षों से रह रही हैं। मेरा ख्याल है आपका जन्म ये, एक मिनट, अलका जी का फोन आया, जरा माफी चाहूंगा। ये बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, उनका फोन उठाया और फोन कट गया। एनीवे, पूनम जी, आप एमए हैं, बीएड है, एमफिल, पीएचडी, आपकी सारी पढ़ाई मुंबई में ही हुई है। 25 सालों से आप विल्सन कॉलेज में पढ़ाती हैं मुंबई में, और आपकी कुछ किताबें पब्लिश्ड हैं, प्रकाशित हैं। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास साहित्य, संवेदना और शिल्प, और दूसरी किताब है विष्णु प्रभाकर की कहानियों में गांधीवादी चिंतन का प्रभाव, और तीसरी किताब है समीक्षा की दिशाएं। तो पूनम जी, विष्णु प्रभाकर शायद आपके फेवरेट लेखक हैं, उन पे ही ज्यादा काम आपने किया है। जी जी, क्यों ऐसा? विष्णु प्रभाकर जी मूलतः नारीवादी रचनाकार रहे हैं, और जी, बदलते समय के साथ चुनौतियां आई है, सभी का प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उनका पहला उपन्यास था निशिकांत, और अंतिम था संकल्प। तो निशिकांत से संकल्प तक नारी में, उसके चरित्र में, उसके विचारों में होने वाले परिवर्तनों को उन नायिकाओं के माध्यम से सहज रूप से देखा जा सकता है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी शरत चंद्र जी से भी प्रभावित रहे,
उनकी छाप जो है वो उनके सभी रचना में, वो कहानियाँ हो या उपन्यास हो, उसमें दिखाई देती है। एक जो मैं अनुभव करती हूँ कि जब एक पुरुष रचनाकार होता है तो महिलाओं में वो संवेदना ढूँढता है, महिलाओं के भीतर जो कोमल भावनाएँ हैं उनको वो अपनी रचनाओं का विषय बनाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो महिला रचनाकार हैं, बहुत पुरुष का एक जो साक्ष्य भाव या नायक भाव को छोड़कर देखा जाए तो सरलता, संवेदना बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पुरुषों को एक टारगेट अगर हम कहें कि उस रूप में देखा है कि इन्होंने हमें बहुत सताया है। तो मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे विष्णु प्रभाकर जी का एक उपन्यास रहा है अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर में उन्होंने स्त्री पुरुष समानता की बात कही है। आप बोल नहीं रहे ना, आप म्यूट है सर। अपनी बैकग्राउंड सब आवाज बंद किए हैं, जब खोलेंगे तब आवाज आएगी। कैसे मालूम रहता है? ये म्यूट है, हाँ। ये तो खोल दिया है, बोल कुछ भी रहा बोल है। नहीं रहे हैं अभी, बोलेंगे तब आएगी। जलद जी आ गया, म्यूट करना है। जलद जी म्यूट कर दो। अच्छा, ये कुछ आवाज में डिस्टरबेंस है पूनम जी की तरफ से भी। ठीक है पूनम जी, आप हाँ अनम्यूट है। ठीक है, अब कविता पाठ शुरू करें पूनम जी। जी, धन्यवाद सर। आदरणीय मंच को मेरी ओर से अभिवादन। कविता का शीर्षक है हे मनु, क्यों तुम मुझे छोड़ गए थे। यह रचना जो है कामायनी से प्रेरित है। कामायनी की आधुनिक श्रद्धा किस रूप में अपने प्रश्नों के उत्तर दे रही है, इसको यहाँ पर मैंने वर्णित करने का प्रयास किया। सदियों से दबे हुए स्वर हो रहे हैं मुखर, अंतर में घुमड़ते हुए प्रश्न ले रहे हैं जन्म। मनु, तुमसे यह पूछ रहे हैं, हे मनु, क्यों तुम मुझे छोड़ गए थे, मुझसे अपना साथ क्यों छोड़ गए थे। कभी क्या जानी तुमने मेरी वेदना, तुमने तो सदैव ही माना कि नारी होती है भावनाओं का सागर, कहाँ हो पाती है उनकी संवेदनाएं मुखर। हे मनु, तुम क्यों मुझे छोड़ गए थे। आज कई युगों के बाद भी तुम्हारी यादें मुझे दुख देती हैं। वे मेरे समीप आती है, मुझे रुलाती और मनाती है, मुझे हंसाती और खिजाती है। पर मनु, वह तुम ही तो थे जो मुझे छोड़ गए थे। क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे द्वारा रचा संसार मुझसे क्या-क्या पूछेगा? कहाँ तक मैं दे पाऊंगी उनके उत्तर। परंतु हे मनु, मेरा एक प्रश्न अब भी बाकी है, क्यों तुम मुझे छोड़ गए थे। क्या भटकना पुरुष की आदत है। उसका आखिर तक स्वभाव सबसे अधिक उन्हें दुख पहुंचाता है जो उसके सबसे करीब होता है। पर समीप होने का सुख किसे और कब नसीब होता है। सागर की गहराइयों से भी अधिक तुम्हें चाहा था मैंने, पर तुम्हें उसमें भी आनंद न मिला। हे मनु, क्यों तुम मुझे छोड़ गए थे। विवाहिता थी मैं तुम्हारी, मन में बसी थी, प्राणों की प्यारी थी। तुम्हारा प्रथम स्पर्श आज भी मुझे याद है, तुम्हारे श्वासों का उन्मिलन आज भी मेरे पास है। ऐसी क्या चाहना थी तुम्हारी जो बाकी थी, जो प्रेम दिया था तुमने वो जीवन की झांकी थी। हे मनु, क्यों तुम मुझे छोड़ गए थे। चुपचाप मुझे तुम अकेला कर गए थे। तब मैं
रात भर तुम्हारी यादों को हृदय से लगाए रोती रही, रोती रही। मगर शायद तुम्हें पता न हो, उन्हीं बहते आंसुओं ने मुझे जीवन जीने की शक्ति दी थी। पर मनु, सिर्फ एक बार तो बताओ जन्नत जी कि म्यूट तुम कर ले। मुझे क्यों छोड़ गए थे? आज कई युग बीत गए, पर युगों पहले एक वह श्रद्धा थी जिसने मनु को क्षमा का दान दिया था। पर आधुनिक श्रद्धा सबल है। समय के थप्पड़ों ने उसका हृदय पत्थर और वज्र से भी अधिक कठोर कर दिया है। आज की श्रद्धा तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। अपने खोए हुए प्रेम को, अपने भावनाओं के उद्रेक को वह किसी भी कीमत पर अपमानित नहीं करेगी। न वह रोएगी, न रुलाएगी। अब तुम इंतजार करोगे श्रद्धा का, पर वह समीप नहीं आएगी। समय बीत जो जाता है, तो क्या वह वापस आता है? आज श्रद्धा तुम्हें भी इंतजार करवाएगी। जितना तुमने करवाया है, उतना ही वह करवाएगी। वह लौट कर नहीं आएगी। तुम्हें खोकर वह नहीं पाएगी। वह भिक्षुणी नहीं है जो तुम्हारी दया का पान करे। वह नदानी है कि हर किसी की इच्छा पूर्ति करती रहे। श्रद्धा तो उसकी है, उसके लिए जिसके हृदय में श्रद्धा हो। श्रद्धा सिर्फ उसी की है, सिर्फ उसी की है। पर मनु, तुम मुझे क्यों छोड़ गए थे? यदि मैं तुम्हें छोड़ जाती, तो क्या तुम मुझे अपना लेते? नहीं, तुम और तुम्हारा यह संसार मेरी अग्नि परीक्षा लेता। तुम भी कहाँ बेहिचक होकर मुझे अपना पाते। शंका तो तुम में भी होती, तब आज सदियों के बाद मैं भी तुम्हें नहीं अपनाऊंगी। तुम्हें अब मैं कहाँ पाऊंगी? तुमने मेरा अपमान किया। आज कई युगों के बाद ही यह मैं जान पाई हूँ, तुम्हारी असलियत को पहचान पाई हूँ। तुम्हें आज मेरा इंतजार रहता है। वह सब कुछ याद आता है जो हमारा सपना था। पर तुम्हें आज ही यह सब क्यों याद आता है? तब क्यों नहीं आया? शायद तुम्हारे अंतर में नई खोज बाकी थी, या शायद सिर्फ प्रेम के सहारे तुम्हारा पेट नहीं भर सकता था। सिर्फ प्रेम के सहारे तो किसी का भी पेट नहीं भरता। पर तुम्हारे हृदय के प्यार का प्याला तो रीता रहा। आज मेरे प्रेम को पाकर उसे भरना चाहते हो? नहीं मनु, तुम्हारी यह इच्छा कभी पूरी न होगी। मनु, शायद तुम नहीं जानते कि दुनिया में राम सिर्फ एक ही थे। उन्होंने अपने शाप को इस धरा पर भोगा था। पर मैंने किस शाप को भोगा, तुम बता सकते हो? मैं तो चातक ही हूँ। मैं प्रतीक्षा में रत हूँ। मैं तुम्हारी नियत हूँ। परंतु मनु, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। तुम्हें भी युगों तक इंतजार करना होगा। मेरे सपने सिर्फ मेरे हैं, जहाँ हृदय के घेरे हैं। मनु, आज की श्रद्धा तुम्हें पाना नहीं चाहती। उसके भीतर है जीवात्मा। वह ढोर नहीं कि जैसे जी में आए उसके साथ व्यवहार करो। जब मन किया तब प्यार किया, और जब मन आया धिक्कार दिया। मनु, मैं तुम्हारे मन के सहारे नहीं चल सकती। मैंने तो तुम्हें पाया था, इसलिए नहीं कि तुम मुझे चुपचाप छोड़कर चले जाओ। फिर तुमसे वही प्रश्न करती हूँ, हे मनु, क्यों तुम मुझे छोड़ गए थे? मनु, जब तुम जा रहे थे, तब क्या तुमने एक क्षण के लिए भी सोचा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? सिर्फ एक बार कहते, सिर्फ एक बार। मनु,
तुम्हारी उपेक्षाओं ने ही तुम्हें सबल बनाया है और तुम्हें भटकाया है। काश तुम राम की तरह मुझे भी अपने साथ ले चलते, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में जी लेती, कम से कम तुम्हारे साथ रह तो लेती। पर तुम मुझे छोड़ गए। मनु, तुम आज भी कायर हो, बिना बलिदान किए ही पाना चाहते हो। कभी तुम मेरे भाग्य विधाता थे, आज मैं बनती हूँ तुम्हारे लिए यह सजा चुनती हूँ। जितना आंसुओं ने मुझे भिगोया है, उतना ही वह तुम्हें भिगोएंगे। हम साथ कहाँ रह पाएंगे। सदियों, पीढ़ियों और जन्मों के फासले हो गए। हम हमेशा के लिए एक दूजे से दूर हो गए। हम ऐसे दूर हुए जैसे दो किनारे हो गए। शायद कोई क्षितिज पल भर को यह एहसास दिला दे कि कभी हम एक थे। मनु, प्रतीक्षारत जीवन ही तुम्हारी नियति है, पर मेरा एक प्रश्न अब भी उत्तर चाहता है। हे मनु, तुम मुझे क्यों छोड़ गए। बहुत खूब। धन्यवाद। ये मनु और सीता के बहाने आपने नारी विमर्श का अद्भुत रूपक रचा है। धन्यवाद। आप एक छोटी कविता और सुना सकती हैं 2 मिनट। जी जरूर। कविता का शीर्षक है यह आंखें कुछ बोलती। ये आंखें कुछ बोलती है, न जाने क्या तौलती है। ये आंखें कुछ बोलती है, इनमें कुछ पाने की चाहना झलकती है। ये मन ही मन राह तकती है, तब लगता है कि ये आंखें कुछ बोलती है। ये आंखें खोया हुआ नजारा जो चाहती है, खूबसूरत बाहों का सहारा चाहती है, सुंदर किनारा चाहती है, प्रतीक्षा का विश्राम चाहती है। तब लगता है ये आंखें कुछ बोलती है। न जाने मैं क्या क्या समझती हूँ, तुम्हें पाती हूँ या खो जाती हूँ। तुम्हें पाकर पराया कर जाती हूँ, हृदय में बहुत वेदना दिए जाती हूँ। तब लगता है ये आंखें कुछ बोलती हैं। काश की आंखों की जगह शब्दों का सहारा लिया हो। काश की आंखों की जगह शब्दों का सहारा लिया होता, तब ही भावों के अभावों को समझ पाती, तब ही जान पाती, पहचान पाती। जब अनकहे शब्दों की वेदना देखती, तब लगता है कि ये आंखें कुछ बोलती हैं। ये कुछ पाना चाहती है, ये पाकर छलकना चाहती है, लंबी होकर लगी होकर रहना चाहती है। अनकहे शब्दों की आस लेकर, मन में बची कुछ प्यास लेकर जब ये चलती है, तब लगता है कि ये आंखें कुछ बोलती हैं। आज जीवन का नजारा सुंदर रहा होता, खूबसूरत बाहों का सहारा मिला होता, नजरों को सुंदर विराम मिला होता, तब ही तो हृदय को आराम मिला होता। मिले हुए जीवन में जब संग्राम देखती, मिले हुए जीवन में जब संग्राम देखती हूँ, तब लगता है कि ये आंखें कुछ बोलती। बहुत खूब। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बीच में हो गया था, तो आपका परिचय थोड़ा अधूरा रह गया। दो किताबें आपने संपादित की हैं पूनम जी। जी वर्तमान सृजन संदर्भ और डॉक्टर शिवशंकर पांडे जी और धर्मवीर भारती और उनका कथा साहित्य, ये आपकी संपादित पुस्तकें।
और कुछ सम्मान आपको मिले हैं, भारतीय प्रसार सम्मान, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, गुलमोहर साहित्य सम्मान, हिंदी सृजन मेधा सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम पटवा जी आपका। कविताएं बहुत मार्मिक और सशक्त रही आपकी। अब मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री अलका शरर जी को, जो कि थोड़ा लेट ज्वाइन की हैं। आपका असली नाम, वैसे तो असली नकली नाम क्या होता है, पुराना नाम क्या है? अलका अग्रवाल। शरर आपका उपनाम है। जन्म स्थान आपका ग्वालियर है। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। और LLB की पढ़ाई आपने की है। आपने ग्वालियर के कुछ अखबारों और चैनलों में 17 साल तक समाचार लेखन किया, और लेख, कहानी, कविता, व्यंग्य, गजल, ये सब आप लिखती आ रही हैं तभी से। पत्रिकाओं में आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और टीवी चैनलों पर आप अक्सर काव्य पाठ करती हैं, इंटरव्यू भी लेती हैं। और सदाकत एक आपकी संस्था है, इसके अंतर्गत आप ग्वालियर और मुंबई में कार्यक्रम आयोजित करती हैं, और मुंबई में आपका खुद का व्यवसाय है। समाज सेवा में भी आप सक्रिय हैं। कुछ सम्मान आपको मिले हैं, कर्नाटक साहित्य शिखर सम्मान, नेशनल चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके 3 सम्मान आपको हासिल हुए हैं, विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, रत्नश्री अवार्ड और इंटरनेशनल इंस्पिरेशन अवार्ड। मुंबई काव्य गौरव सम्मान, महाराष्ट्र काव्य गौरव सम्मान। तो इस तरह से आप काफी सक्रिय हैं साहित्य के परिदृश्य में। अलका जी, अब अपना काव्य पाठ शुरू करें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। शायद मैंने अपने परिचय में लिखा नहीं है कि मेरे परिचय की विधा वैसे शायरी है, गजल में कहती हूँ जी। लेकिन आज जैसे ये कविता को समर्पित प्रोग्राम है, हिंदी से संबद्ध ये प्रोग्राम है, तो आज मैं चाहूंगी कि मैं अपनी कविताएं भी सुनाऊं, क्योंकि मैं कई विधाओं में लिखती हूँ। क्योंकि अक्सर मंचों से ऐसा होता है कि मुझे शायरा कह करके ही प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर मैं सीधे अपनी शायरी ही सुनाती हूँ। आज मेरे साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तो कुछ अधुकांत कविताएं हैं मेरी जो काफी शुरुआती दौर की थी, कभी कभी छपती भी रहती हैं अभी भी। जैसे होता है ना कि कुछ मन का गुबार निकालना हो तो बिना बंदिश के कुछ कहना खुद को अच्छा लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस और तरह आप से कुछ गजल भी अधुकांत सुनाइए कविताएं जरूर। हैं। जी आज मैं वो कुछ कविताएं आपके सामने रखना चाहूंगी, उसके बाद में अगर वक्त रहेगा तो गजल भी आज सुना दूंगी। मानवीय संवेदनाओं के ऊपर मैं छोटे छोटे ख्याल कहती हूँ। वहीं से पहली एक कविता है, दो जिस्म दो रूह। दरिया की बढ़ती लहरों को, दरिया की बढ़ती लहरों को अब मुट्ठी में हो बांध रहे। दरिया की बढ़ती लहरों को अब मुट्ठी में हो बांध रहे। जो लहर डुबो गई दोनों को उस पर भी बांध बना लेते। जो लहर डुबो गई दोनों को उस पर भी बांध बना लेते। कितनी सारी बाजी खेली, कितनी सारी बाजी खेली एक जीत की तंग बिसातों पर। तेरा मोरा मेरा मोरा है कौन सा ये तक पता नहीं। कोई हार नहीं कोई जीत नहीं, मोहरे से मोहरा पिटता है। फिर दोनों जागी आंखों में फिरते हैं आधे ख्वाब लिए। फिर दोनों जागी आंखों में फिरते हैं आधे ख्वाब लिए। अब नींद नहीं एहसास नहीं, हम साथ हैं लेकिन पास नहीं। अब नींद नहीं एहसास नहीं, हम साथ हैं लेकिन पास नहीं। पर एक सपने की ही खातिर क्यों आंख मूंद कर सोना है। पर एक सपने की ही खातिर क्यों आंख मूंद कर सोना है। जो ख्वाब जुबां पर है तेरी तू कह दे तो मैं सच कर दूं। जो ख्वाब जुबां पर है तेरी तू कह दे तो मैं सच कर दूं। तेरा रास्ता तेरा रास्ता, मेरा रास्ता मेरा रास्ता। तेरा रास्ता तेरा रास्ता, मेरा रास्ता मेरा रास्ता। जिस पगडंडी पर मिलते हैं दो जिस्म गुजर ना पाएंगे, दो रूह गुजर ना पाएंगे। वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये एक और कविता है, मैं बहुत बड़ी कविताएं नहीं कहती हूँ, छोटी छोटी सी ही कविताएं हैं मेरी। एक कविता ये भी प्रस्तुत करती हूँ कि तेरे आने से बढ़ता जा रहा है एक तूफान मुझ में। बढ़ता
जा रहा है एक तूफान मुझ में, जो तोड़ने लगा है मन के कमरे का सामान, उधेड़ने लगा है दीवारों को। तब खिड़की से खींचकर मैंने बादल की चादर ओढ़ ली। सावन का भी महीना है तो मैं समझती हूँ ये कविता ठीक है इस मौसम के लिए। बिल्कुल। तब खिड़की से खींचकर मैंने बादल की चादर ओढ़ ली। भूल गई सावन के बादल पानी भरे होते हैं। तूफान तो ढक गया, इस बारिश का क्या करूं? बाढ़ अब बाहर आ रही है। कमरे के खिड़की दरवाजे तोड़कर मेरा मकान डूब गया है, डूब गई है गली और अब डूब रहा है मोहल्ला और शहर। कितनी देर से पुकार रही हूं तुम्हें, क्यों नहीं सुनते तुम? अगर तुम आ जाते तो मोड़ देते इस बाढ़ का मुख सदियों से सूखी नदी की ओर। पहुंच जाता सारा पानी सही जगह, प्यासे की प्यास तक, खेत खलियान की सूख कर चटकी हुई जमीन तक। फूट आते नए अंकुर वहां, मीलों का अपना सफर तय करके पानी सागर में मिल भी जाता और मैं भी बच जाती डूबने से, सिर्फ तुम्हारे आ जाने से, सिर्फ तुम्हारे आ जाने से। क्या बात। एक और छोटी सी कविता, सैनिक की दुल्हन। पीहर आते ही तुम्हारे संग लौटने को बैठी हूं, तुम आए ही नहीं गौना कराने। आज भी कागा ने तुम्हारे आने का संदेश दिया। आज फिर मैंने तुम्हारा नए सिरे से इंतजार किया। आज भी लगा है जैसे तकदीर पुकार रही है। फिर सीने की धौंकनी से सुलगाकर आंच खूब छान पटक कर साफ किए आस के चावल। जब धोए बहने लगी उसमें दूधिया नदी, कभी तेरे रंग की कभी मेरे रंग की। पर क्या बनाऊं इनसे मैं, वही ख्याली पुलाव। मुंह चढ़ाकर बोली दूध की नदी, तुम्हें खीर पसंद हुई तो? मुंह चढ़ाकर बोली दूध की नदी, तुम्हें खीर पसंद हुई तो रोज पड़ी रही थी तुम्हारे द्वार। इतना भी नहीं जान सकी तुम्हारे बारे में, जबकि ध्यान से सुनती थी हर बात, हर संदेश, तुम्हारे आते जाते कदमों की आहट भी। यहाँ तक कि मुझ पर आते ही तुम्हारी झुकती हुई निगाहों की चाप भी सुनी थी मैंने। क्यों कभी तुमने मुझे नहीं बुलाया छत पर पानी मांगने के बहाने, या सिर्फ चांद देखने के लिए? मैं उम्मीद के जीने के नीचे 2 दिन खड़ी खड़ी लौट आई। किसी ने कहा तुम्हें नहीं भाते कपड़ों के चटकीले रंग, चूड़ी की खनक, पायल बिछुए के रौनों की छनक। कोई बोला औकाई लेते हो हल्दी मेहंदी की बू से। हंसकर बोले थे बाबू, वर्दी पहनकर दुश्मन के खून की बू और हथियारों की खनक ही भाती है मेरे बहादुर सिपाही को। पर तुम तो बस पर तुमने तो जाते वक्त वर्दी नहीं पहनी थी, पर तुमने तो बस जाते वक्त ही वर्दी पहनी थी। और मेरी अपनी भी तो कोई बू होगी, कभी तो सुनते मेरी आवाज, उसमें भी तो कोई खनक होगी। माँ ही उदास होकर बोली, यूं ना मिला होगा कहीं तुझसे मुंह ना हो जाए, जाना कहीं मुश्किल ना हो जाए। जाते वक्त माँ बाबू के पैर छूकर जब तुम बोले थे जल्दी आऊंगा, मान लिया था मैंने वादा इसे। बाबू की चिट्ठी में ढूंढ लिया था खुद को, जब बाकी सब कैसे हैं कि सब में। बाबू की चिट्ठी में ढूंढ लिया था खुद को, बाकी सब कैसे हैं कि सब में। फिर न तुम आए न कोई चिट्ठी, हर एक ताने के साथ उतर गया मेरा एक एक रंग और श्रृंगार। एक अरसे से बेरंग बेगंध बेआवाज हूँ, एक अरसे से बेरंग बेगंध बेआवाज हूँ। अब चाहो तो वर्दी में ही आ जाओ गौना कराने। वाह वाह, बहुत खूब। एक गजल आखिरी में गजल सुनाए तो अच्छा रहे। बहुत शुक्रिया। अगर वक्त है तो एक आध गजल सुनाऊं मैं? जी वही कह रहा हूँ, एक गजल सुना दीजिए। कौशल जी स्वागत है आपका। जी जी जी। हाँ, नमस्कार सभी मित्रों को। मैं नमस्कार थोड़ा विलंब नमस्कार। से ज्वाइन किया। हाँ हाँ जी जी जी। जी 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 ओके, अलका जी। जी जी मैं सुनाती हूँ। रात दिन से उसे गिला है क्या, रात दिन से उसे गिला है क्या, जिंदगी से भी वो खफा है क्या। रात दिन से उसे गिला है क्या, जिंदगी से भी वो खफा है क्या।
तेरी मुस्कान आज गहरी है, तेरी मुस्कान आज गहरी है, जख्म दिल को नया मिला है क्या, जख्म दिल को नया मिला है क्या, बहुत खूब। और दिल में उनके उतर गए कैसे, दिल में उनके उतर गए कैसे, उनकी आंखों में रास्ता है क्या, अरे वाह, दिल में उनके उतर गए कैसे, उनकी आंखों में रास्ता है क्या। और एक गजल की चंद शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है, हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है, जिंदगी ख्वाब के मंजर के अलावा क्या है, क्या बात, क्या बात। हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है, जिंदगी ख्वाब के मंजर के अलावा क्या है, मुझसे जख्मों का मदावा भी कराना है मगर, मदावा कहते हैं इलाज, इलाज। मुझसे जख्मों का मदावा भी कराना है मगर, हैसियत मेरी रफूगर के अलावा क्या है, वाह वाह। हैसियत मेरी रफूगर के अलावा क्या है, ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, मेरे सर के लिए पत्थर के अलावा क्या है, अरे वाह, ताजो दस्तार मुबारक हो तुम्हारे सर को, मेरे सर के लिए पत्थर के अलावा क्या है, और अब तलक रिस रहा है खून मेरे कानों से, अब तलक रिस रहा है खून मेरे कानों से, आपकी गुफ्तगू नश्तर के अलावा क्या है, आपकी गुफ्तगू नश्तर के अलावा क्या है, शेर आखिर की जान लेता नहीं जीने भी नहीं देता मुझे, जान लेता नहीं जीने भी नहीं देता मुझे, इश्क टूटे हुए खंजर के अलावा क्या है, इश्क टूटे हुए खंजर के अलावा क्या है, हर कदम वक्त की ठोकर के अलावा क्या है, जिंदगी ख्वाब के मंजर के अलावा क्या है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अलका जी, बहुत खूब। जी, यूट्यूब पर मैंने सुना है आपको, उर्दू बहुत आप में शुक्रिया, रची बसी है, बहुत प्रोफेशनल शायर की तरह आप उर्दू बहुत कलाम शुक्रिया। पेश करती हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बस छोटी मोटी कोशिश है सर। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा वायरल फीवर और खांसी है मुझे। जी सर शायद ऑफलाइन हो गए हैं, तब तक कहीं तो मैं थोड़ा अच्छा आ गए हैं। जी शुक्रिया अलका जी। मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री अनिल मिश्र जी को जी कविता पाठ के लिए। थोड़ा परिचय दे दूं अनिल जी का। क्रिसमस के दिन आपका जन्म हुआ 1967 में, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने दर्शन शास्त्र में एमए किया और 1989 में आप आईएएस की परीक्षा में सफल हुए। भारतीय राजस्व सेवा में आपका चयन हुआ। इस समय आप मुंबई में मुख्य आयकर आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। थोड़ा मैं परिचय दे दूं आपका आगे। प्रकाशित पुस्तकें आपकी हैं, हम अलख के स्वर अकिंचन कविता संग्रह, खिली रहना धूप, भूखे पेट की रात लंबी होगी, आकाश पंख नहीं देता, ये चारों आपके कविता संग्रह हैं। और कुछ किताबें प्रकाशित होने वाली हैं, जिसमें एक उपन्यास है जल्लू, एक कविता संग्रह, एक नवगीत संग्रह और आलोचनात्मक लेखों का एक संग्रह आपका आने वाला है। आपकी कविताओं के अनुवाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, ग्रीक भाषाओं में हुए हैं और प्रकाशित भी हुए हैं। ग्रीक कवयित्री फ्रोसो विजोविटोउ की कविताओं का हिंदी में आपने अनुवाद किया और आपकी कविताओं का ग्रीक में अनुवाद हुआ। ग्रीक पत्रिका इनेकन में आपकी अनुदित कविताओं का प्रकाशन भी हुआ है। आपने आत्मसंभवा, जो कि एक फिल्म मुक्तिबोध पर बनी, श्री लीलाधर मंडलोई जी ने जिसका निर्देशन किया, आपने उसमें मुक्तिबोध की भूमिका निभाई है। बहुत इंटरेस्टिंग आपका प्रोफाइल दिख रहा है। और भी आपकी रचनाएं, आलोचना और कविताओं की कुछ संपादित पुस्तकों में लेख और कविताएं सम्मिलित हुई हैं।
साहित्य कला और संस्कृति की त्रैमासिक पत्रिका संवेद वाराणसी का 2002 से संपादन और संयोजन आप कर रहे हैं, और आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनेक बार कविता पाठ और लेखों का वाचन, साक्षात्कार, परिचर्चाएं आदि आपकी प्रसारित हुई हैं। और उजास भारतीय कविता केंद्रित एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का प्रयागराज में 2015 में और मुंबई में 2023 में आपने आयोजन किया। 2017-18 में वाक श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ के साथ मिलकर आपने कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कुछ सम्मान आपको मिले हैं। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य का वर्ष 2020-21 का सर्वोच्च अखिल भारतीय जीवन गौरव पुरस्कार, पंकज सिंह स्मृति सम्मान, राम मनोहर त्रिपाठी स्मृति सम्मान, प्रलेख गौरांग सम्मान, ग्लोबल सिटीजन अवार्ड, सुधा शर्मा सम्मान, अभियान सम्मान आदि। तो काफी रोचक प्रोफाइल है। थोड़ा मैं संक्षेप में कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। दर्शन शास्त्र तो मेरा भी प्रिय विषय है, हालांकि मैं फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। आपने दर्शन शास्त्र को कैसे चुना सर पढ़ाई के लिए? अनम्यूट कर लें अनिल जी। अभी ठीक है? जी मेरी अभी आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज आ रही है जी। हाँ जी। दर्शन शास्त्र चुनने का जो कारण था, बीए में मैंने अंग्रेजी, संस्कृत और दर्शन में बीए किया था। जी। इसके बाद सिविल सर्विसेज में कौन सा विषय ज्यादा अच्छा होगा, उस समय के माहौल को देखते हुए फिर मैंने दर्शन शास्त्र में एमए किया था। अच्छा। मैं अगला प्रश्न मेरा वही होने वाला था कि आईएएस में कौन सा सब्जेक्ट लिया क्योंकि मुझे लगता है दर्शन शास्त्र इतना आसान नहीं है। एनीवे, और दूसरा मुझे ये बताइए, अभिनेता के रूप में आपने जो इसमें कंट्रीब्यूशन किया, आत्मसंभवा फिल्म में मुक्तिबोध का आपने किरदार निभाया, इसके अलावा भी ये आपकी हॉबी है एक्टिंग वगैरह? नहीं, ये मेरी हॉबी नहीं थी। बहुत शुरू में मैं कुछ नाटकों में अभिनय किया करता था। जी। लेकिन वो स्कूल के दिन थे। फिर इसके बाद ये आत्मसंभवा जब फिल्म बनाई गई, उसमें लीलाधर मंडलोई जी ने कहा कि मुक्तिबोध जी से आपका चेहरा मोहरा कुछ मिलता जुलता है, शायद चाल ढाल भी कुछ मिलती जुलती है जी। तो उन्होंने मुक्तिबोध की भूमिका के लिए मेरा चयन किया था। बहुत बढ़िया। मैंने गूगल में ढूंढने की कोशिश की एक्चुअली वो फिल्म, तो मुझे तो मिली नहीं। शायद दूरदर्शन के आर्काइव्स में होगी और वो लोग शायद यूट्यूब वगैरह में अपलोड नहीं करते होंगे। यूट्यूब पर आत्मसंभवा है, मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले वो पहले तक थी, लेकिन बाद में यूट्यूब का कुछ रहता है कि कुछ दिनों के बाद वो हटा देते हैं। मैं आपके पास वो मैं तो लिंक आपको भेज दूंगा। बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा। ठीक है। सो अनिल जी, कविता पाठ प्रारंभ करें। जी। कितना समय है? 12-14 मिनट है। ठीक है। मैं पहली कविता पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है स्त्री की मूर्ति। छेनी की लगातार पड़ती चोट से पत्थर के अंदर थोड़ी थोड़ी झलकने लगी है मूर्ति। नाक उभर आई है, सीना उभर रहा है और गालों पर शर्म सिहरने लगी है। सृष्टि के आदि से शुरू हुई यात्रा एक पड़ाव पर पहुंचने को है और मैं इस लोमहर्षक लम्हे का साक्षी हूं। नियति के अभिशाप से अनाम अरूप हो गई आकृति को रूप और नाम मिलने वाला है। होठों से बारीक सी परत हटाकर मुस्कान उभारने की कोशिश में लगा कलाकार बीड़ी सुलगाता है और देर तक आंखें बंद किए खो जाता है कहीं। वह उठकर पत्थर को इस तरह देखता है
जैसे उसे दिख गया हो पीछे कोई जंगल या थोड़ा सा आसमान, जैसे रेशमी पर्दे थोड़ा परे हटाता पा लिया हो समय का अलौकिक क्षण, जो सुंदरता और सील से मिलकर बनता है। उसके हाथों में छेनी शास्त्रीय नृत्य कर रही है, जैसे वह फूलों से पराग लेकर दिशाओं में घूल रहा हो। अनंत कोशिकाओं की अनंत संरचनाओं का तरल प्रवाह, जीवन और मृत्यु के दो ध्रुवों के बीच निरंतर होता हुआ कलाकार के हाथों से टूटता जाता है प्रलय का तिलिस्म, नई दिशाएं, नए पथ, प्राणों की चमकती नई धार, बंधनों को काट देने के लिए। मूर्त की अप्रतिम सुंदर स्त्री के लाश और हास में छिपा ले गया है कलाकार उसके पीछे का अंधेरा। मूर्त की अप्रतिम सुंदर स्त्री के लाश और हास में छिपा ले गया है कलाकार उसके पीछे का अंधेरा। जैसे अपनी तस्वीर खिंचाते समय स्त्रियां बरबस लाती हैं होठों पर मुस्कान, परिवार की उपेक्षा और समाज की अपेक्षा के दायरे में। अभी जैसे बोल पड़ेगी मूर्त, पत्थर की सीमाओं को तोड़ती, फिर अपने पत्थर में समाती और उस व्यवस्था को समझती कि नृत्य के लिए जरूरी है भंगिमाएं, एक पैर का हवा में उठा होना, धूप, छां, बारिश, तूफान, दिन रात, देह के सवालों से निकलकर विचार और कला का पर्यटन, और कभी न भूलना कि वह एक मूर्ति है स्त्री की। अगली कविता है रंगमंच। स्वागत। दर्शक मुस्कुरा रहे हैं और तंबूरे की पान पर कला थिरक रही है। नामी गिरामी नर्तक अपने चेहरों पर पूते हुए अलग अलग रंग कुछ देर के लिए मंच पर आकर नाचते हैं और फिर पीछे अदृश्य हो जाते हैं। उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। बारूद के धुएं के बीच नट प्रकट होता है। व्यंग और परिहास की दो आंखें चमकती हैं और नेपथ्य में कुछ हलचल होती है। रंगमंच तैयार है। ग्रीन रूम में पात्रों को मेकअप आर्टिस्ट उनकी भूमिका के अनुसार सजा रहा है। जिन्हें घायल होना और मरना है वे पहले से घायल और मरे हुए हैं। जो चिड़िया के पंख नोच कर मुंह से आग की पिचकारी छोड़ेगा, तरल मुस्कान पहने वो हमारे बीच कहीं बैठा है। पर्दे पर सांप के फंसा लहराता दर्द हड्डियों तक में लहर पैदा कर देता है। सपेरों की उपस्थिति में उसे दूध पिलाया जा रहा है। वहां दया और करुणा ब्लैक होल में चली जाती हैं। वहां तमतमाती हुई क्रोध की घाटी है। वहां रेसे रेसे उतार कर इंसान नंगा हो चुका है। वह कभी न तृप्त होने वाली महत्वाकांक्षा की जटिलतम रचना है। अब नगाड़े बज रहे हैं, बिगुल बज चुका है। इतनी आवाजों के बीच किसी को भी सुनना बहुत कठिन है। आवाजों के बीच जबरदस्त द्वंद्व है सुने जाने का। तलवारें दिख रही हैं, कोई हाथ नहीं दिख रहा। गिरी हुई आत्माएं हैं, माथ नहीं दिख रहा। युद्ध के सागर में उन्माद की ऊंची लहरें रौद्र बन चुकी हैं। मंच पर तारीख का पहला पर्दा उठता है और एक दीनहीन व्यक्ति को उसके बालों से घसीटते हुए लाया गया। यह दृश्य किसी को भी विचलित कर सकता है, पर दर्शकों ने अपनी आंखें मूंद ली। पहाड़ के ऊपर से घाटी में सनसनाती तूफान का भयंकर आक्रमण सबको हिला देता है। हमें भागकर अपने बंकरों में छिपने की कोशिश करनी चाहिए।
सायरन बज चुका है। तभी एक प्रक्षेपास्त्र ठीक उस स्थल पर गिरता है जहां अमन और चैन के लिए प्रार्थना सभा बुलाई गई है। एक रसोइया बहुत बड़े पात्र में लगातार वृत्तांत पका रहा है। उसे समाचार पत्रों पर रखकर सभी दर्शकों को परोसना है। गुलाब का रक्ताब फूल विदेशी प्रेमिका वान गॉग की पेंटिंग स्टिल लाइव विद 2 सनफ्लावर्स हो न हो इन्हीं की सोहबत ने तानाशाह को बना दिया हो इतना क्रूर। रंगों से बदल सकता है व्यक्ति का जीवन। इसकी स्कूल के दिनों कितना शर्मीला और शांत था तानाशाह। एक मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ये कहानी उसके उन दिनों के सहपाठियों में आज भी मशहूर है। हारे हुए मुल्क का राजा एक नंबर का अय्याश था। कहते हैं कि एक समिट में मिलने पर उसने तानाशाह की प्रेमिका का हाथ जोर से दबाकर अश्लील हरकत कर दी थी। दोनों देशों की जनता और सैनिक बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं। उनकी कब्रों पर परिजन अगरबत्ती जलाकर फूल चढ़ाते हैं। मरणोपरांत सेना नायकों को बड़े बड़े इनाम और सम्मान दिए गए हैं। और जनता, वो तो जनता है। तारीख का एक और पर्दा गिरता है। अगर थोड़ा और समय हो तो एक छोटी कोई कविता सुनाए, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, सुनाइए सुनाइए। ये 2 अच्छा। कविताएं अद्भुत थी। पहले शिल्पकला और बाद में रंगमंच का जो रूपक आपने जीवन से उसको जोड़ा है जिस तरह से। एक और सुनाइए सर। जी मिथिलेश जी आप हैं? हाँ, मिथिलेश जी हैं। अच्छा। अच्छी हम लोग कविताएं दिल्ली में हैं बहुत। हम लोग दिल्ली में नहीं मिल पाए, लेकिन कविता के माध्यम से हाँ, यहाँ मुंबई में जुड़ने का आपसे अवसर मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में किसी न किसी समय आपसे मुलाकात होगी। इस मंच पे बहुत से भरत मिलाप हुए हैं सर। मुंबई आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी या नहीं नहीं, आप दिल्ली आएंगे। हाँ मैं दिल्ली आता रहता हूँ, तो दिल्ली में हाँ, मिलेंगे। बिल्कुल, आप एक फोन करेंगे फिर हम लोग जी जी मिलते हैं वहीं मिलेंगे। जी, अगली कविता का शीर्षक है आपने भूखे बहुत पेट अच्छी की रात। कविताएं सुनाई। दोनों कविताएं बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, सुनाए। अगली कविता का शीर्षक है भूखे पेट की रात लंबी होगी। इस कविता का उपशीर्षक भी है लेबर चौराहा। मैं इलाहाबाद में रहा हूँ। वहां लेबर चौराहा नाम की एक जगह है। वो लेबर चौराहा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां सुबह के समय लेबर पूरे शहर से आ जाते हैं अपने मेट के साथ, और फिर वहां से जिनको काम के लिए जरूरत होती है वहां लेबर खरीद करके ले जाते हैं। इस भावभूमि को साथ में रखते हुए इस कविता को सुनेंगे। ये चौराहा है या इसे एक रंगमंच कहें। दिन भर यहाँ किनारे बैठा एक मोची होगा जो जूतों की मरम्मत करते करते समय की मरम्मत करने लगेगा। तिजहरी कहीं उस तरफ अपने पैर सीट पर रखकर सुस्ताते रिक्शा चालक हठयोग करेंगे और शाम होते होते सपने गुब्बारे बनकर अपनी ओर खींचेंगे गरीब बाप का हाथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तभी बेबसी की सुई बताएगी इच्छाओं और सपनों की हकीकत। ये सब करते तीर्थराज के कमंडल से निकलेगी आधी रोशन आधी स्याह रात। ये सब करते तीर्थराज के कमंडल से निकलेगी आधी रोशन आधी स्याह रात, और मजदूर गमछा बिछाकर सो जाएंगे फुटपाथ पर। भूखे पेट की रात लंबी होगी। इस बीच कचरा घरों में कुत्ते जूठन पर जमाने के लिए अपना हक एक इंसान पर टूट पड़ेंगे। इस बीच कचरा घरों में कुत्ते जूठन पर जमाने के लिए अपना हक एक इंसान पर टूट पड़ेंगे। बहुत से किरदार अपनी आंखों में भरे कीचड़ अदृश्य हो जाएंगे किसी गली में। धीरे धीरे कहीं से टहलती हुई सुबह पहुंचेगी
और अलग अलग दिशाओं से प्रकट होंगे। खंडहरों के ध्वंस और नवनिर्माण के नायक, यहाँ चीनी और नमक की तरह बिकेगा श्रम। ग्राहक बनकर आएंगे सेठ साहब के वफादार, बड़ी बड़ी योजनाओं की डिजाइन लिए हाथ। शहर के नक्शे में ठिठका, इच्छाओं की पहाड़ी में बीचों बीच उगा हुआ एक पेड़ है जो आश्वासन देता है कभी दिन पलट जाने का। वह अपनी ओर बुलाता है चिकने मुलायम हाथ, और लोहे की सीकों और ईंटों से लड़ने के लिए हाथों को खुरदुरा कर वापस भेज देता है। सारी घटनाओं से बेपरवाह वो शांत रहते हैं। उनकी आंखें देखती रहती हैं उगता हुआ प्रभात, ढलते हुए दिन, एक समर जो जिंदगी के बाहर से लगातार अंदर की ओर चला आता है और वो कुछ कर नहीं पाते। कल जो 150 आए थे, आज 2-3 कम हो जाएंगे। किसी मंजिल से अंधेरी गुफाओं में गिरते हुए श्वेत बिंदुओं की जगह रक्त से रंगते हुए धरती का आंचल अचानक छूट जाएंगे हमेशा के लिए जिंदगी के हाथों से उनके हाथ। स्कूल की किताबों में जब पढ़ाई जाएगी बादशाह की सौंदर्य प्रियता, स्कूल की किताबों में जब पढ़ाई जाएगी बादशाह की सौंदर्य प्रियता, वास्तुविदों के नाम से मशहूर की जाएंगी भव्य इमारतें, उनकी आत्माएं इसी चौराहे पर इकट्ठा होकर देखेंगी अपनी संतानों को इतिहास की किताबों से फिर क्या बात है, क्या बात है, वाह मिश्र जी वाह, इतिहास की किताबों से फिर चले जाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर कविता, शानदार बहुत कविता मार्मिक रही। और हाँ, धारदार। बहुत सुंदर। हालांकि अचानक मेरा वाईफाई कनेक्शन गुल हो गया और फिर मोबाइल हॉटस्पॉट से मैं रिकनेक्ट हुआ। कुछ लाइनें मिस की हैं, वो मैं सुन लूंगा रिकॉर्डिंग। जी 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 जी। हाँ, बहुत ये शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। और इस तरह से हम समाहार करें, इससे पहले मैं हृदयेश जी को बुलाता हूँ कुछ संक्षिप्त टिप्पणी आज के कार्यक्रम पर। हृदयेश जी। हाँ, आ गए। इस बीच कौशल किशोर सर ज्वाइन किए लखनऊ से। हृदयेश जी आप हैं? जी जी मैं हूँ जी। अरे मैं जी को उपस्थित हूँ जी, मैंने सुना, बड़े प्यार से मिश्र जी को सुनना चाह रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मैंने सुना। और आज का आयोजन, चूंकि मुंबई में हम रहते हैं, अलका जी को लगातार उनकी गजलें और नज़में सुनते रहे हैं। पूनम जी को पहली बार मैंने सुना। कॉलेजेज में हम लोग जाते हैं तो अक्सर प्राध्यापक गण व्यवस्थापकीय जिम्मेदारियों में रहते हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं पूनम पटवा को कभी सुना नहीं था। हालांकि इतनी बड़ी लेखिका हैं, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, अच्छा लगा। और मिश्र जी को सुनना बड़ी उपलब्धि है। मैं उजास का जो एक इतिहास इन्होंने मुंबई में रचा है, मैं अस्वस्थतावश उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया था, लेकिन देश भर के सारे बड़े लेखक जो हम लोगों के प्रिय हैं, हम लोगों के मित्र भी हैं, जिनके साथ हमारे दौर की का रचना कर्म चलता रहता है, हमारा संघर्ष चलता रहता है, वो सारे के सारे सितारे हमारे शहर में थे। लेकिन ये हमारा हम दुर्भाग्य सभी लोगों ने आपको मिस किया। बस मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सका। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कविताएं मिश्र जी ने पढ़ी। कोई अवसर जुटाएंगे अलग से। अभी लिखावट चूंकि मुंबई में भी सक्रिय हो रहा है, यहाँ हम ऑफलाइन भी कार्यक्रम करेंगे। योजना है मिथिलेश जी की 2 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम करें। जो रचनाकार लिखावट मंच में काव्य पाठ किए, उनको एक जगह जुटाएंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग की योजना तो है, थोड़ा समय लेके हम लोग फिर से सुनेंगे। मिश्र जी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार लिखावट का भी, मिथिलेश जी का भी, प्रशांत जी का भी, कौशल जी का स्वागत करता हूँ मैं। थोड़ा विलम्ब से ज्वाइन किए हैं, लेकिन हम लोग के साथी हैं, इनको पढ़ते सुनते और इनकी गतिविधियां देखते हुए हम लोग प्रेरित रहते हैं। दूर बैठ के भी बड़ा प्रेरणा लेते हैं, कितने सक्रिय हैं इस उम्र में भी। तो ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत आभार सर आप सबका, बहुत आभार। बहुत बहुत बहुत। जी अनिल जी एक शानदार कोऑर्डिनेटर और ऑर्गेनाइजर भी हैं। उनके प्रोफाइल में काफी कुछ एक्टिविटीज उनकी दर्ज हैं।
मुंबई में लिखावट में निश्चित रूप से आपका सहयोग रहेगा। मैं मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूं समाहार के लिए। दोस्तों, आज की गोष्ठी तो काबिले तारीफ हुई। तीनों आमंत्रित कवियों की कविताओं ने हमें बहुत प्रभावित किया, अच्छी लगी। कहाँ मनु के खिलाफ बातें शुरू हुई और फिर कहाँ लेबर चौराहा तक हम लोग पहुंचे। तो ये बहुत अद्भुत कविताएं तीनों आमंत्रित कवियों ने पढ़ी। और अनिल मिश्र की कविताएं हम थोड़ा सा अलग से रेखांकित करते हैं, बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि हम कभी इनका एकल कविता पाठ रखें इसी मंच पर, ताकि इनसे और कविताएं सुन सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जो इससे जुड़े और बने रहे। कवियों का आभार करता हूं। प्रशांत जैन लिखावट की बहुत मदद कर रहे हैं मुंबई से। आप कवि हैं, आलोचक हैं और पेशे से इंजीनियरिंग के प्राध्यापक हैं। तो ये संभव, वो न होते तो ये संभव नहीं होता। नहीं, ऐसा तो कुछ उनकी सक्रियता से ये चीजें संभव हो रही हैं और इसको हम लोग करते रहेंगे।